आनंद स्टडी हब में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं भारत के संवैधानिक विकास से का चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जो पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्व में आ चुके हैं या उनके आने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हमारा जो ध्येय वाक्य है, आपकी सफलता हमारा जीत। किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए सबसे पहले उसके अपने अंदर एक वो होनी चाहिए, ठान लेनी चाहिए कि हमें सफल ही होना है। एक जिद जब हो जाएगी किसी भी चीज़ को पाने के लिए, जब आप जिद करेंगे तो आपको निश्चित है कि वो सफलता मिलेगी। और सफल होने के लिए धैर्य के साथ साथ लगातार उस पर प्रयत्न अपना जारी रहेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक मूवी आई थी माझी ऑफ द माउंटेन, उसमें एक अकेला व्यक्ति पूरे पहाड़ को खोद करके और पानी उससे निकाल देता है। तो जब आप ऐसी तरह से ठान लेंगे कि कोई भी काम हमें ये करना है तो करना है। वो एक किसी कवि की पंक्ति है कि कौन कहता है यारों की, ऐसे कुछ नहीं कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो जब आप इस तरह से इस दृढ़ निश्चय के साथ लगेंगे कि हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, सफल होना है, तो निश्चित है सफलता आपको मिलेगी। चलिए आज हम लोग देखेंगे भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित जो भी प्रश्न हैं जो आ चुके हैं या जिनकी आने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। उससे जो पढ़ चुके हैं, जो भी हमारे साथी देखे होंगे हमारा वीडियो, उसमें जो चैप्टर्स है उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था हमारा यह है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई। तो ये बताया जा चुका है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कब? 1773। और किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। दूसरा क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये भी आपको पढ़ाया गया है, एक वन लाइनर बताया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता रहता है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। तो था चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा भारत में कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, उससे पहले क्या था कि भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी। तो भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? वो है 1813 चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी अध्यक्षता में और किस अधिनियम द्वारा प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में आता रहता है, आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है कि किसकी अध्यक्षता में और किस अधिनियम द्वारा प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो किसकी अध्यक्षता में? वो है लॉर्ड मैकाले। ये आपको बताया गया है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। और कब? चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है। भारत के राष्ट्रपति को किस अधिनियम द्वारा, जो संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, अनुच्छेद 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो वो किस अधिनियम द्वारा दिया गया है, ये अगला क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। किस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। जो संविधान में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 123 के तहत, वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है। हालांकि इससे पहले 1861 में हमने आपको बता दिया है कि 1861 में गवर्नर जनरल को विधायिका के सहमति के बिना भी किसी भी मामले पे 1861 में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 में ही दे दी गई थी गवर्नर जनरल को। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति को, यहाँ लिख लीजिए भारत के राष्ट्रपति को। तो जब भारत के राष्ट्रपति का आएगा तो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगर ये पूछता कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब दी गई या किस अधिनियम के द्वारा दी गई, तो वो है
1861 चार्टर अधिनियम 1861 के द्वारा। लेकिन अगर राष्ट्रपति के संदर्भ में पूछेगा तो भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक आया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं वो या तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं या उनके आने की बहुत ही प्रबल संभावना है। इसमें जितने भी क्वेश्चन की आपको यहाँ प्रैक्टिस कराई जाएगी वो या तो पिछले किसी भी परीक्षा में, चाहे वो यूपीएससी रहा हो, यूपीपीएससी रहा हो या प्रदेश स्तर की कोई भी परीक्षा रही हो, उसमें आ चुके हैं या उनके किसी भी एग्जाम में आने की संभावना है। इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को ये मान के चलना है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर। देखिए, सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा में क्या करना है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और हमें आता हुआ क्वेश्चन हम गलत करके आते हैं। आपको क्या करना है कि पहले जब भी आप प्रतियोगी परीक्षा में जाएं और जहां एग्ज़ाम शुरू हो तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या दिया हो। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि क्वेश्चन पढ़े और उसमें दिया रहता है कि नहीं है। अब बहुत से प्रतियोगी परीक्षार्थी क्या करते हैं, वो नहीं है पे ध्यान ही नहीं देते हैं और उनको लगता है कि वो पूछ रहा है कि जो है, तो गलत करके आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि परीक्षा हाल में क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और एकदम क्लियर करते हुए पढ़ते जाना कि हमसे पूछ क्या रहा है। तो इसलिए कभी भी परीक्षा देते समय ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई। ये ध्यान रखिएगा, प्रावधान तो कर दिया गया था कि चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा ही, लेकिन जो प्रक्रिया शुरू हुई वो थी चार्टर अधिनियम 1853। आपको बताया गया है जब क्लास इसकी चल रही थी कि प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा भरने की जो प्रावधान था वो चार्टर अधिनियम 1833 में शुरू हुआ था, लेकिन आया था, प्रावधान किया गया था, लेकिन शुरू हुआ है चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा। तो किस अधिनियम द्वारा शुरू की प्रक्रिया, चार्टर अधिनियम 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा कंपनी का चीन व पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अभी हमने एक क्वेश्चन यहाँ देखा था कि किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो वो था चार्टर अधिनियम 1813। यहाँ ये क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी का चीन व पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। ये यहाँ ध्यान रखिए कि 1813 चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन और पूर्वी देशों के द्वारा व्यापार जो था कंपनी कर रही थी उसको बढ़ा दिया गया। तो किस अधिनियम के द्वारा, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ही, चार्टर अधिनियम 1813। यहाँ पे आप पढ़िए तो ये इसको हमेशा हमने बताया था आपको ना, क्वेश्चन को कोरिलेट करके पढ़ना है। 1813 में क्या हुआ कि भारत के साथ कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन चीन और पूर्वी देशों के साथ जो चाय का व्यापार कंपनी कर रही थी, कभी कभी पूछ लेता चाय का व्यापार, यहाँ एक बढ़ा देगा कि चाय का व्यापार, तो ये चाहे ये पूछ ले कि व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए या चाय का व्यापार, तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो क्या था, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के साथ समाप्त किया गया और चीन और उसके साथ बढ़ाया गया। एक क्वेश्चन और इसमें है कि कभी कभी पूछ लेगा कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी बोले किस अधिनियम द्वारा कंपनी के, बता रहे हैं आपको, कंपनी के किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कंपनी के अधिकारों को पूर्णतः, तो कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार का एकाधिकार था वो चार्टर अधिनियम 1833, जो पूरा एकाधिकार था कि केवल कंपनी ही व्यापार कर सकती थी, वो पूर्णतः समाप्त किया गया चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। भारत में समाप्त किया गया 1813 के द्वारा, चाइना और उसको बढ़ाया गया 20 वर्षों के लिए चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा, और पूर्णतः जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार था वो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय
कब बनाई गई, या भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय। दो सदन क्या होता है, जिसमें एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। जैसे इस समय है लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है, और लोकसभा क्या है, निम्न सदन है। तो भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, किस अधिनियम द्वारा बनाई गई, ये बनाई गई 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि भारतीय गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय विधि सदस्य या प्रथम विधि सदस्य अगर पूछ लेगा तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, शॉर्टकट में एसपी सिन्हा भी कभी कभी दे देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एसपी सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कहते हैं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य, भारतीय प्रथम विधि सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। फिर क्वेश्चन है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ माना जाता है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ माना जाता है, ये था अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली किस अधिनियम द्वारा, 1892 चार्टर अधिनियम 1892 द्वारा माना जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। ये आपको बताया गया था कि केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए प्रथम निर्वाचन की व्यवस्था का प्रारंभ किया हुआ था 1919 मार्ले-मिंटो अधिनियम, मार्ले-मिंटो अधिनियम द्वारा। यह होता केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुई थी 1919 मार्ले-मिंटो अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे और कब प्रारंभ हुआ द्वैध शासन प्रांतों में। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक हमने आपको बताया था कि था लियोनियस कार्टियस। परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 मार्ले-मिंटो अधिनियम 1909 के द्वारा शुरू किया गया था। और प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। और कब प्रारंभ हुआ द्वैध शासन, 1919। प्रांतों में कब हुआ था, 1919। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाएगा, ये तो प्रांत में है 1919, अगर केंद्र में पूछा जाएगा तो केंद्र में कब था, 1935। केंद्र में अगर बात होगी कि केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ कब हुआ, केंद्र में द्वैध शासन अगर पूछेगा, केंद्र में द्वैध पूछेगा तो ये 1935 है, और अगर प्रांत में पूछेगा तो 1919। द्वैध शासक के जनक कौन थे, लियोनस कार्टियस। ये हमेशा कोरिलेट करके पढ़ते चलिए कि जैसे 1919 में द्वैध शासन का जनक प्रांत में 1919 में हुआ, केंद्र में कब हुआ, 1935, और प्रांत में ख़त्म कब हुआ, 1935। प्रांतों में द्वैध शासन 1935 में ख़त्म होता है और केंद्र में शुरू होता है, और प्रांत में कब शुरू हुआ, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्कन प्लान। बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है। जब लॉर्ड माउंटबेटन जब आए थे भारत में स्वतंत्रता के लिए, जो भारत की स्वतंत्रता देनी थी उसके लिए जब लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया भारत, तो उन्होंने एक प्लान समझाया था जिसमें क्या था कि जिस तरह से बाल्कन देश हैं उसी तरह से था व्यवस्था एक बनानी थी, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये तो भारत को बाल्कनीकरण करना है, इसलिए इसको बाल्कन प्लान नाम दिया गया था। और वो प्लान लागू नहीं हुआ, नेहरू जी ने काफ़ी विरोध किया था इसका। उन्हीं ने का इसके प्लान को माउंटबेटन के कहा था कि ये भारत का बाल्कनीकरण करना है, इसलिए इसको क्या कहा गया, बाल्कन प्लान। ये तो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित है क्या, बाल्कन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई। बजट पर बहस करने की शक्ति प्रारंभ हुई थी 1892 चार्टर अधिनियम 1892 के द्वारा विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति जो है मिली थी। फिर है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम पर आधारित है। जो भारत का संविधान बना
उसमें केंद्र की क्या शक्तियाँ होंगी, केंद्र किन विषयों पर अपना कानून बनाएगा, कहाँ कहाँ वो उस पर अपना उसका अधिकार होगा, राज्यों का किस किस सब विषय पर अधिकार होगा, किस किस विषय के लिए वो कानून बना सकते हैं। तो वो जो है भारतीय संविधान में जो ये शक्ति दी गई केंद्र और राज्य को, वो थी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दी गई थी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए। साथ ही साथ एक क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे आगे कि 1935 के अधिनियम द्वारा अवशिष्ट शक्तियाँ, यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि अगर 1935 के अधिनियम के द्वारा अवशिष्ट शक्तियाँ पूछेगा तो वो किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल को। लेकिन भारतीय संविधान में जब भारत का संविधान बना तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी, अवशिष्ट शक्तियाँ वो शक्तियाँ होती हैं कि जो केंद्र और राज्य के बीच जिन विषयों पर विभाजन हो गया और जो विषय बचे हुए हैं उनको अवशिष्ट विषय कहा जाता है। तो वो उन अवशिष्ट विषयों में 1935 के अधिनियम द्वारा जो शक्ति दी गई थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, भारतीय संविधान सभा ने जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो किसको दी है, भारत को, संसद को। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर पूछ ले कि भारतीय संविधान में, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों, अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो वो है संसद को, भारतीय संसद को। यह भारतीय संविधान में है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई, तो वो है गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में संघीय न्यायालय व केंद्रीय बैंक की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई। केंद्रीय बैंक क्या है, रिजर्व बैंक हमारा जो है उसको केंद्रीय बैंक कहा जाता है। भारत में संघीय न्यायालय और केंद्रीय बैंक की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई, 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय व केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। ऐसे अभी हमने क्वेश्चन कहा था कि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय था वो था क्या, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। लेकिन भारत में अगर संघीय न्यायालय पूछा जाएगा तो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना किस अधिनियम द्वारा संभव हुआ। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना किस अधिनियम द्वारा, वो था चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा। चार्टर अधिनियम 1853। अभी हमने पीछे देखा था क्वेश्चन कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो कंपनी में महत्वपूर्ण पद थे वो पहले क्या था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे वो नामित कर देते थे, उन्हीं लोगों को कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर शामिल किया जाता था। लेकिन चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा क्या हुआ कि नामजदगी का जो सिद्धांत था उसको ख़त्म करके प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा वहाँ नियुक्तियाँ करने का प्रावधान किया गया। और उसी चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा भारतीयों को भी प्रशासन में शामिल किया जाने लगा महत्वपूर्ण पदों पर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना पूर्ण तरह से नहीं था, कुछ पदों पर जो था। उससे पहले क्या था, भारतीयों को केवल क्लर्क के पद से, क्लर्क या क्लर्क के नीचे ही बाबूगिरी पर ही रखा जाता था। 1853 के द्वारा प्रशासन में भी उन्हें शामिल किया जाने लगा कुछ ही महत्वपूर्ण पदों पर। आगे फिर हम हुआ जो और हम उसमें आए और दिए गई रियायतें और महत्वपूर्ण पदों पर शामिल किया जाने लगा। लेकिन जब कुछ हिस्सा लेना जो शुरू करेगा, स्टार्टिंग जो है वो चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख देते हैं, बर्मा जो इसमें म्यांमार है उसका पूर्व नाम क्या था, बर्मा। उसकी पहले राजधानी रंगून थी, अब क्या है, न्यापीते। तो ये भी क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है बर्मा की राजधानी तो पहले रंगून थी या अंगून उसको कहते हैं, अब हो गई है न्यापीते। तो इसका म्यांमार का पहला नाम क्या, पुराना नाम क्या था, बर्मा। तो बर्मा भारत से किस अधिनियम द्वारा अलग हुआ, बर्मा हुआ भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। 1935 का जो हमने पढ़ाया है अधिनियम, भारत शासन अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें जितने भी पॉइंट हैं अगर आप पढ़ लेंगे तो निश्चित है कि आपको परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन उससे मिलना एकदम श्योर है। तो बर्मा 1935 से पहले क्या था, भारत का ही अंग था। लेकिन 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। फिर है कि बजट व्यवस्था का शुभारंभ भारत में कब शुरू हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। बजट व्यवस्था का शुभारंभ भारत में कब शुरू हुआ, तो बजट व्यवस्था का प्रारंभ भारत में 1860 में शुरू हुआ था।
कभी कभी देगा, अगर 1861 भी दे देता है भारत शासन अधिनियम 1861 तो 1861 भी सही है, लेकिन जो बजट की व्यवस्था थी वो 1860 में शुरू हुई। उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग ने बजट व्यवस्था की शुरुआत की थी, और 1861 के अधिनियम द्वारा ही भारत में विभागीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये सब क्या शुरू होता 1861 में ही हुआ था। तो बजट व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ भारत में? 1860 में। एक क्वेश्चन ये है कि अखिल भारतीय महासंघ, भारत को एक संघ के रूप में स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में शामिल था? तो वो था भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश प्रांत थे और देशी रियासतों को मिला करके एक भारतीय महासंघ स्थापित करने का एक प्रावधान किया गया था, वो था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ आपको बताए जा रहे हैं, ये किसी न किसी परीक्षा में हम बार बार आपसे बता रहे हैं कि आ चुके हैं या इनके आने की पूर्ण संभावना है। इसलिए सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से और मन लगा के देखना है। अगर इतने क्वेश्चन आप तैयार हो गए आपके, तो जो भारत का संवैधानिक विकास का चैप्टर है उसमें समझ लीजिए कि आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आपका छूटेगा नहीं। आप 100% श्योर है कि वो सारे क्वेश्चन करके आएंगे। इसलिए इन सारे क्वेश्चन को, जो भी चैप्टर पढ़ा गया उसको आप देखिए, उसके बाद में ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, आपका चैप्टर एकदम तैयार हो जाएगा। आपको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि दो सूची दे दिया जाएगा, सूची ए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। इनको क्या कह देगा कि वो इन दोनों को मिलान करना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में। इसमें क्या, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, चीज़ें आपको एग्जैक्ट पता नहीं रहेंगी, आप मिला नहीं पाएंगे। तो यहाँ ये भी ध्यान देने की चीज़ है कि हर चीज़ को आप देखते हुए और अच्छे से ध्यान से देखते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन की सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, नियंत्रण परिषद, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई? नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा, कि पिट्स अधिनियम 1784 के द्वारा, कि चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा, कि चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। उसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? इंग्लिश मिशनरियों या ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म प्रचार या कार्य करने की अनुमति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से कैसे मिलान होगा। नियंत्रण परिषद, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हुई थी? पिट्स अधिनियम 1784 के द्वारा। पहले क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स केवल देखता था कंपनी के मामले को, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स के भारतीय अधिनियम 1784 के द्वारा क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। कभी कभी पूछ लेता कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था, तो नियंत्रण परिषद क्या था? ये कंपनी के जितने भी राजनीतिक मामले थे, कंपनी के पॉलिटिकल जितने मैटर थे या राजनीतिक मामले, वो अब कौन देखता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण परिषद। और व्यापारिक मामले कौन देखता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या देखता था? व्यापारिक मामले। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण परिषद क्या देखते थे? राजनीतिक मामले। दोनों चीज़ें हमेशा हर चीज़ को क्लियर करते हुए पढ़ते हुए चलना है। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स के भारतीय अधिनियम 1784 के द्वारा। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा हुई थी। कब? 1774 में। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 या नियामक की जगह दे देगा अगर रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट मतलब ही होता है, रेगुलेट आप समझिए इंग्लिश वर्ड है, इसका होता है नियमन करना या नियंत्रण करना, तो इसको नियामक, रेगुलेटिंग के कारण इसको कहा गया नियामक। तो रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक अधिनियम 1773 कब हुआ? 1774 में। कभी कभी देख क्वेश्चन पूछ लेता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सन दे देगा 1773, 1774, 1775, 1776। तो करना क्या है, आप हिस्ट्री हो या पॉलिटिकल साइंस हो, जितने भी सन हैं इनको भी याद रखना है। ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई। अब रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? क्वेश्चन ये घुमा दिया कि रेगुलेटिंग अधिनियम कब बना। अब आपने सन नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर पाएंगे।
उसी तरह से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। अब अगर आपको 1774 नहीं पता है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन जो पढ़ते समय जितने भी सन, जो चीज़ें जिस सन में हो रही हैं, क्या हो रही हैं, ये सारे आपके क्लियर होने चाहिए, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है, सन भी याद रखते हुए चलना है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा कब हुई, 1774 में। तो ये याद रखना है। वैसे अब जब यहाँ मिलाना है तो ये चीज़ें, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब हुई, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। कब हुई, क्वेश्चन पूछ लेता है कि अंग्रेज़ों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति कब दी गई, तो चार्टर अधिनियम 13। क्वेश्चन ये नहीं है कि जैसे यहाँ लिख दिया गया वही डायरेक्ट आ जाए, इसलिए हर चीज़ को आपको समझ के चलना है। क्वेश्चन घुमा भी देता है कंपटीशन में, ये होता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि जैसा आपने पढ़ा वही, वो चीज़ों को क्या करते हैं थोड़ा सा घुमा देते हैं। इसलिए हमने अभी पीछे बताया है आपको कि क्वेश्चन पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। हमेशा पहले आप क्वेश्चन पढ़िए तो उसका पहले कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है ये आप क्लियर हो जाइए। अगर आप ये क्लियर हो गए कि क्या पूछ रहा है तो निश्चित है कि आप क्वेश्चन का आंसर सही करके आएंगे। तो कभी जैसे पूछ ले कि भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति या इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो वो हो गया चार्टर अधिनियम 1813। इसी तरह से गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, अभी इससे पहले हमने बताया है कि प्रथम विधि आयोग का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था और कब किया गया था। तो प्रथम कानूनी सदस्य या विधि सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 में की गई, और जो विधि आयोग का अध्यक्ष था वो किससे बनाया गया था, लॉर्ड मैकाले को। ये चीज़ बता दिया गया, तो इसको भी ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में शिक्षा पे बजट खर्च करने किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया। कि भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए पहली बार कंपनी ने एक प्रावधान किया कि शिक्षा पे भी कुछ पैसा खर्च होगा। वो था कितना था, 1 लाख रुपए। शिक्षा पर कभी भी पूछ लेता है कितने रुपए का व्यय करने के लिए अनुमति दी गई, तो वो है 1 लाख रुपया। और किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो वो है चार्टर अधिनियम 1813। शिक्षा पे जो पैसा आया 1 लाख खर्च करने को, इसके लिए भी बहुत दिन तक वाद विवाद हुआ। कुछ लोग जो थे जो भारतीय प्राच्य संस्कृति के हिमायत थे, जो भारतीय प्राच्य संस्कृति के, जैसे कि वारेन हेस्टिंग्स थे, वारेन हेस्टिंग्स, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये लोग वारेन हेस्टिंग्स थे। और एक थे जोनाथन डंकन थे। ये लोग क्या थे, ये इन लोगों का मत था कि जो ये 1 लाख रुपया बजट दिया गया है वो भारत की प्राच्य संस्कृति थी, जो भारत की संस्कृति थी, संस्कृत भाषा था, उसके विकास पे, हिंदी के विकास पे खर्च किया जाए पैसा। लेकिन वहीं जो लॉर्ड मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले और जो लोग थे वो चाहते थे कि इंग्लिश पे, अंग्रेजी शिक्षा पे खर्च किया जाए। बाद में हालांकि 1829 में जो विलियम बेंटिंग ने किया कि अंग्रेजी शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। ये काफ़ी दिन तक 1813 से 1829 तक विवाद चला कि ये पैसा किस भाषा पे खर्च किया जाए। तो इसको साथ में ध्यान रखिएगा, वो हमने जानकारी के लिए बता दिया गया है। भारत में शिक्षा पर बजट खर्च करने का अधिनियम चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 में ये प्रावधान किया गया कि भारत में शिक्षा पर भी पैसा खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो संविधान था कि संविधान बनाने के लिए कौन संविधान बनाएगा, उसके लिए था कि कौन संविधान बनाएगा। तो संविधान सभा का विचार था, सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। भारत में जो संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा, वो था कि कौन बनाएगा संविधान सभा का विचार जो था सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, वो थे यमन राय। ये वामपंथी विचारधारा के थे, मानवेंद्र नाथ राय इनका नाम था, पूरा नाम शार्ट नाम था यमन राय। 1934 में अगर ये पूछेगा कि सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, तो यमन राय, इनका नाम था मानवेंद्र नाथ राय। और अगर ये पूछ ले कि किस पार्टी ने किया, ये दोनों ध्यान रखिएगा
किसने प्रस्तुत किया? तो थे यमन राय। इन्होंने सबसे पहले कहा था कि भारत में संविधान बनाने के लिए, भारत में कानून बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए और भारतीय ही अपने लिए संविधान का निर्माण करें। तो संविधान सभा का जो विचार था वो सबसे पहले यमन राय, मानवेंद्र नाथ राय ने 1934 में दिया था। ये मार्क्सवादी विचारधारा के थे। और अगर ये पूछ ले किस पार्टी ने, तो वो पार्टी थी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान दीजिए कि आपसे पूछ क्या रहा है। अगर ये पूछेगा कि किस पार्टी ने प्रस्तुत किया, तो स्वराज पार्टी ने 1934 में। और किसने प्रस्तुत किया? तो यमन राय या मानवेंद्र नाथ राय। अगर मानवेंद्र नाथ राय देता है तो ये लगाइएगा, अगर यमन राय देता है तो ये लगाइएगा। दोनों चीज़ें नोट कीजिए। जैसे हमने पहले बताया था SP सिन्हा, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में दे देता है या पूरा इनका नाम दे दे, जैसे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसी तरह से यमन राय दे सकता है या मानवेंद्र नाथ राय दे सकता है। तो आपको जो भी पढ़िए एकदम क्लियर पढ़िए, क्लियर रहेंगे तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एग्ज़ाम हॉल का जो होता है प्रेशर, उसमें आपको आते हुए भी आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो जब तक आप क्लियर स्टडी, हर चीज़ को एकदम क्लियर करके नहीं पढ़ते हुए चलेंगे, निश्चित है आप वहाँ पे कन्फ्यूज़ होंगे और क्वेश्चन गलत करके आएंगे। इसलिए जो भी पढ़िए वो पूरा एकदम आप उस पर कॉन्फिडेंट रहिए, क्लियर आपका विजन रहे कि हमने ये चीज़ पढ़ा है, ये चीज़ इसमें हुई। कॉन्फिडेंस, अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं सही है तो आपको आते हुए भी क्वेश्चन गलत करके आएंगे। फिर एक क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। और जिस तरह से महिला सशक्तिकरण चल रहा है, उसलिए महिलाओं पे क्वेश्चन जो आते हैं तो उसमें कभी कभी पूछ लेता है कि महिलाओं को मताधिकार, महिलाओं को सबसे पहले भारत में वोट करने का या मत देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया? तो ये था महिलाओं को मताधिकार किस दिया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। या ये भी पूछ दे देगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। हमने आपको बताया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। मॉन्टेग्यू उस समय क्या थे? भारत के मंत्री थे, भारत मंत्री। और चेम्सफोर्ड उस समय क्या थे? गवर्नर जनरल। इनके नाम पे। उसी तरह से हमने उस दिन आपको बताया था कि जैसे भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1909 कभी कभी देगा, कंफ्यूज नहीं होना है कहीं भी। भारत शासन अधिनियम 1909 दे दे, या दे दे मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो यहाँ ये दोनों चीज़ें अगर दे रहा है, अब जैसे आप पढ़ के गए कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा। वहाँ क्वेश्चन दे दिया कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जो प्रावधान हुआ वो किससे हुआ? मार्ले मिंटो सुधार 1909। आप कंफ्यूज हो गए कि हम तो बढ़ के आए थे भारत शासन अधिनियम 1909, यहाँ दिया हुआ मार्ले मिंटो सुधार। तो ये भी चीज़ें देखते हुए चलनी है कि चाहे मार्ले मिंटो सुधार 1909 आए या भारत शासन अधिनियम 1909 आए, एक ही चीज़ है। उसी तरह से भारत शासन अधिनियम 1919 आए या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 आए। एक क्वेश्चन हमने आपको जब हम पढ़ा रहे थे बताया था कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है। हमने उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहे हैं। तो लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक। द्वैत शासन प्रणाली के जनक हमने आपको बताया लियोनस कार्टियस, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये भारत के संवैधानिक विकास से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो या तो आ चुके हैं या जिनके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। अगर इतने क्वेश्चन आप कर लिए, तैयार कर लिए, जितना आपको पढ़ाया गया है, फिर आपको भारत के संवैधानिक विकास में कुछ नहीं देखना है। अगर इतना आपने तैयार कर लिया तो कहीं से भी क्वेश्चन दे देगा, आप निश्चित, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप निश्चित है करके आएंगे। इसी के साथ दोस्तों आज इतना ही। आगे का जो चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की बटन दबा दें, जिससे हमारे जो भी नए वीडियो आपको मिलते रहें, आपकी सूचना सबसे पहले आप पहुंचती रहे। तो उसको करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।